शुरुआत करते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंग वॉर हुई है, जिसमें गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी गई। तिहाड़ जेल संख्या 3 में शाम 5 बजे गैंग वॉर की जानकारी सामने आई है, जिसमें 4 कैदी घायल हुए हैं। सभी घायलों को दीनदयाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्रिंस तेवतिया को मृत घोषित किया गया। मृतक गैंगस्टर प्रिंस पर लगभग 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। सूत्रों के मुताबिक जेल संख्या 3 में किसी बात को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई और इसी दौरान धारदार हथियार से 4 गैंगस्टर्स पर वार किया गया, जिसमें प्रिंस तेवतिया के ऊपर 7 से 8 बार धारदार हथियारों से वार किया गया। सूचना के बाद तिहाड़ प्रशासन ने तुरंत सभी घायलों को पास के डीडीयू अस्पताल में एडमिट करवाया है, जहां पर इलाज के दौरान प्रिंस तेवतिया की मौत हो गई। गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की मौत हो गई है और साथ ही 3 अन्य घायलों में एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तिहाड़ जेल में गैंगवार हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर और इस गैंगवार में गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया का मर्डर कर दिया गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुक्रवार को एक फुटब्रिज गिरने से कई बच्चों समेत कम से कम 80 से 85 के घायल होने की खबर है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उधमपुर के गांव बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था और इसी मौके पर यहां पर श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। अधिकारियों ने कहा है कि पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे, बचाव अभियान की शुरुआत की गई। बचाव दल ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन में महिलाओं और बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है बेनी संगम, वहाँ पर बैसाखी के दिन जो है ऐतिहासिक मेला लगता है। वहाँ पर स्थानीय लोगों ने एक पुल वहाँ पर जो लोहे का बनाया था देवका से आर पार जाने के लिए, वो पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और कम से कम भी 80 से 85 लोगों को जो है वो चोटें आई हैं, जिनमें से 20 से 30 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। हमने 7 से 8 लोगों को इस समय तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया, बाकियों को चनैनी हॉस्पिटल में हमने एडमिट कराया। जो है लोग जो है हमने रेफर कर दिए हैं। 30-35 के आसपास जो अभी हमारे पास इनपुट है वो जख्मी हो गए हैं। तो बाकी वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। मौके पर एक मिनट देखा जाए पुलिस का अधिकारी वहाँ पर कोई नहीं, पुलिस डिप्लॉयड थी वहाँ पर, पुलिस डिप्लॉयड थी वहाँ पर। तो वहीं अमित शाह बीरभूम के सिवड़ी की सभा के बाद कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना के बाद कहा कि 300 से ज्यादा सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जबकि ममता बनर्जी शुक्रवार की शाम को कालीघाट पहुंची और कालीघाट में मां काली की पूजा अर्चना की। और आपको बता दें कि कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर और कालीघाट मंदिर मां काली के मंदिर हैं और इन मंदिरों की काफी मान्यता है। इन मंदिरों में पूजा अर्चना से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा कहते हैं। और दूसरी ओर अमित शाह बीरभूम की सभा के बाद सीधे कोलकाता पहुंचे और कोलकाता में शाह को दक्षिणेश्वर मंदिर में जाकर उन्होंने मां भवतारिणी की पूजा अर्चना की है। जो बृहद लोकसभा प्रवास 2024 की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, इसके तहत मैं बीरभूम आया था। जिस प्रकार का जोम और उत्साह बीरभूम में बंगाल की जनता का मैंने देखा है, मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि बंगाल में 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 35 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और फिर से एक बार मोदी जी 300 से ज़्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। मैं आज मां के चरणों में यही प्रार्थना कर आया हूं, बंगाल की समग्र जनता सुख शांति का अनुभव करे, यहां कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हो और सर्व धार्मिक उत्सव शांतिपूर्ण रूप से लोग मना पाएं, किसी को किसी भी प्रकार के संत्रास की और किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना न करने पाए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम के प्रसिद्ध बिहू फेस्टिवल के मौके पर गुवाहाटी पहुंचे। यहां पर उन्होंने कुल 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और सबसे पहले उन्होंने गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन किया। इसके अलावा नलबाड़ी, नागांव और कोकराझार में 3 मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री शाम को 6 बजे सजाई स्टेडियम पहुंचे, जहां पर 31 जिलों के 10,000 से ज्यादा कलाकार एक साथ बिहू नृत्य की प्रस्तुति देते हुए दिखाई दिए। इस प्रोग्राम के जरिए असम के लोक नृत्य बिहू को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की कोशिश की गई है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने आपके द्वार आयुष्मान अभियान की भी शुरुआत की। वे हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में भी शरीक हुए। साथ ही इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो भी किया। आज देश की अलग अलग संस्कृतियों का संवाद पर्यटन से भी हो रहा है। टूरिस्ट जहां जाते हैं वहां सिर्फ पैसे ही खर्च नहीं करते, बल्कि वहां के कल्चर को भी अपने साथ यादों में लेकर के जाते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में फिजिकल कनेक्टिविटी का जो अभाव रहा, उसमें अलग अलग कल्चर में कनेक्ट कैसे हो पाता। इसलिए हमारा जोर रेल, रोड और हवाई मार्ग के कनेक्टिविटी पर भी है। पिछले 9 वर्षों में हमने तेज गति से उन लोगों तक कनेक्टिविटी का विस्तार किया है जो लंबे समय तक डिस्कनेक्टेड रहे। आज नॉर्थ ईस्ट के भी ज्यादातर गांव ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं दिल्ली पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें रविवार 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीबीआई के दफ्तर बुलाया है। उनसे सीबीआई नई शराब नीति मामले में पूछताछ करेगी। सीबीआई के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। सीबीआई के समन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट करके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अत्याचार का अंत जरूर होगा। आपको बता दें कि नई शराब नीति मामले में सीबीआई दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उन्हें सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसे लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। ये लोग सारी जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है। तो वहीं पाकिस्तान के विदेशी कर्ज अदायगी में बढ़ोतरी हुई है। इसका असर इसके विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ रहा है। कर्ज अदायगी की वजह से एसबीपी विदेशी मुद्रा भंडार में $170 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई है। सेंट्रल बैंक के जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार 7 अप्रैल को खत्म हो गए। सप्ताह में $170 मिलियन गिर गया और ऐसा विदेशी ऋण चुकाने की वजह से हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में यह कहा कि इसका भंडार अभी $4.03 अरब का है, जो 1 महीने के आयात को भी कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से यह पता चलता है कि कमर्शियल बैंकों के पास मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार $5.5 बिलियन है, जबकि देश का कुल भंडार $9.6 बिलियन है। आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक समझौते में देरी के बीच पाकिस्तान की $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट का दौर जारी है, जो डिफॉल्ट के जोखिम से बचने के लिए बहुत जरूरी धन जारी करेगा। और अब बात करेंगे असद एनकाउंटर की कि कैसे आखिरकार पकड़ा गया असद और गुलाम और उनका एनकाउंटर हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारी जो एसटीएफ है, एटीएस है तथा सिविल पुलिस है, वो इनके उन्मूलन और सफाई में आगे भी कार्य करेगी। अपने ही जाल में फंसा माफिया का बेटा, अपने ही प्लान ने मौत के मुंह तक पहुंचा। बहुत बड़ी जहां पे जो कार्रवाई हुई है वहां पर जो शूटर थे 5 लाख इनामिया उनकी वो मारे गए हैं। पूरे 48 दिन तक माफिया अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम मोहम्मद पुलिस और यूपी एसटीएफ को चकमा देते रहे।
लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे, कभी दिल्ली तो कभी यूपी एमपी बॉर्डर और कभी यूपी राजस्थान बॉर्डर, लेकिन दोनों अपने ही बुने जाल में ऐसे फंसे जिसका अंजाम मौत पर जाकर खत्म हुआ। पुलिस के मुताबिक असद और उसके गुर्गों ने अतीक को छुड़ाने के लिए बड़ा प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक गुजरात से प्रयागराज लाने के दौरान अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग थी। इसके लिए उस पुलिस वैन पर हमले की साजिश रची गई। उस वैन पर हमले का प्लान था जिसमें पुलिस अतीक को साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज ला रही थी। कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई। जिस जगह असद और शूटर गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हुआ, वहां से झांसी की दूरी महज 20 किलोमीटर है। अतीक को इसी से सटे झांसी हाईवे के जरिए साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था। पुलिस के पास इनपुट था कि असद और गुलाम अतीक को छुड़ाने के फिराक में थे। ऐसी सूचना थी कि इनके ऊपर, इनके कॉन्वॉय पे अटैक करके इनको छुड़ाने का प्रयास किया जा सकता है। तो उन संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने सभी तरह की प्रिकॉशंस और लिए थे। हालांकि इस प्लानिंग से पहले पुलिस और यूपी एसटीएफ असद को ढूंढने के लिए पिछले 48 दिनों से उसका पीछा कर रही थी। पिछले 15 दिन से असद की लोकेशन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मिल रही थी। इस दौरान कई बार असद की लोकेशन यूपी और राजस्थान बॉर्डर पर भी ट्रेस हुई। इसके बाद से ही एसटीएफ ने इन्हें दबोचने के लिए यहां डेरा डाल दिया। बॉर्डर से सटे 10 जिलों में एसटीएफ की टीम असद और गुलाम मोहम्मद की लोकेशन तलाश रही थी। एनकाउंटर से 3 दिन पहले दोनों की लोकेशन झांसी और उससे सटे इलाके में मिली थी। उसी वक्त अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। इसके बाद एसटीएफ ने डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार और डिप्टी एसपी विमल कुमार की अगुवाई में 12 जवानों की टीम को इन्हें ढूंढने के लिए लगा दिया। काफी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, तो एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी। और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है, इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे, वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे। पुलिस की जांच में यह भी पता लगा कि असद भागने के दौरान पूरे 15 दिन तक दिल्ली में छुपा रहा। दिल्ली के संगम विहार इलाके का ये वही मकान है जहां असद वारदात के 3 दिन बाद पहुंचा था और पूरे 15 दिन उसने यहीं बिताए थे। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम को यूपी एसटीएफ ने झांसी इलाके में मार गिराया है। ये दोनों वांटेड थे और 5 लाख के इनामी थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के संगम विहार इलाके में 15 दिन रुका था असद अहमद। अपने साथी गुलाम जो शूटर था, इन लोगों ने उमेश पाल की हत्या की थी और उसके बाद से ही फरार हो गए थे। 24 फरवरी को होने वाली इस हत्याकांड के बाद 27 फरवरी को असद खालिद नाम के शख्स के इस घर में आया था और यहां पर 15 दिन रहा था और 14 मार्च को यहां से निकला था। यानी 15 दिन दिल्ली के संगम विहार के उस इलाके में रह रहा था। ये वो दोनों हथियार हैं जो एनकाउंटर के बाद असद और गुलाम के पास से मिले। इनमें एक है P88 की 7.63 बोर पिस्तौल और दूसरी ब्रिटिश बुलडॉग पिस्तौल। अब पुलिस को तलाश गुड्डू मुस्लिम की है, जो प्रयागराज शूटआउट के केस का अहम किरदार था। तो वहीं प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन के मोड में है और माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद अब एसटीएफ को इस गैंग के एक और फरार शूटर को लेकर के अहम जानकारी हासिल हुई है। सूत्रों का यह दावा है कि जल्द ही हत्याकांड का तीसरा आरोपी गुड्डू मुस्लिम पुलिस की गिरफ्त में होगा। पुलिस को अतीक और उसके भाई अशरफ से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। दोनों को कौशाम्बी और फतेहपुर भी ले जाया जा सकता है। साथ ही प्रयागराज के कई जगहों पर अतीक और अशरफ को ले जाने की तैयारी है।
अब तक की जानकारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम को लेकर के यूपी एसटीएफ की टीम को बेहद अहम जानकारी मिली है। एसटीएफ की टीमें गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब पहुंच गई हैं। किसी भी वक्त गुड्डू मुस्लिम कानून के शिकंजे में होगा। तो वहीं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हर साल की तरह इस साल भी पंचकोसी यात्रा की शुरुआत हुई है। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा अर्चना की और शक्ति प्रदान बल को लेकर के अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान श्रद्धालु 118 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। नागचंद्रेश्वर भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना कर उनसे शक्ति प्रदान बल अपने सिर पर लेकर के अगले पड़ाव के लिए श्रद्धालु निकले। 5 दिन की यात्रा पूरी होने पर वापस से नागचंद्रेश्वर मंदिर लौटेंगे और ये बल यहां पर लौटाएंगे। पंचकोसी यात्रा में पिंगलेश्वर, करोहन, नलवा, मोदिया के डी पैलेस, जैतल और उंडासा पड़ाव होंगे। नगरी में आज पंचकोशी यात्रा प्रारंभ हुई है। यात्रा भगवान नागचंद्रेश्वर महादेव से प्रारंभ हुई। जो भी दर्शनार्थी इस यात्रा में सम्मिलित हो सर्वप्रथम भगवान नागचंद्रेश्वर को श्रीफल से विनती कर बल लेकर ये 118 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने नगर की यात्रा करने जा रहे हैं। 5 दिन बाद ये यात्रा कर भगवान नागचंद्रेश्वर को बल फिर से लौटाने आएंगे। अश्व के रूप में भगवान को ये बल लौटाएंगे।